नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम 1 अंकों के जितने भी प्रश्न थे उनको हम देख रहे थे हिंदी विषय के अंतर्गत। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी विषय, वैसे तो इसमें सब विषय के बारे में दिया है। इकाई 6 जीवन दर्शन इकाई है। इस इकाई से 1 अंक वाले 3 प्रश्न और 4 अंक वाले कुल मिला के 7 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आएंगे। सीधे हम 1 अंकों के प्रश्न जो देख रहे हैं उनको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन का झरना। जीवन का झरना कविता के रचिता है, यानी इसके रचना करने वाले का नाम क्या है? तो हमारे पास है आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह। दूसरा है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। आरसी प्रसाद सिंह जी की कौन सी रचना है? तो यहाँ पे आपको बता दूं, कलापी भी उसकी एक रचना है, संचयता भी उसकी एक रचना है, प्रेम गीत भी उसकी एक रचना है। इस प्रकार कह सकते हैं द उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है तो क्या है? तो इस पाठ में इनका क्या है? हमारे पास एक निबंध है, इस कारण से इनको हम यहाँ पे ब निबंधकार कहेंगे। क्या कहेंगे? निबंधकार। चौथा है, खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम दिखाई दिया। यानी एक था पेड़ एक था ठूंठ, कन्हैयालाल प्रभाकर जी की रचना है, जिसमें लेखक जब देख रहे थे तो सर्वप्रथम उनको खिड़की से क्या दिखाई दिया? तो द आएगा हमारे पास बांस का पेड़, जिसे बांझ का पेड़ शब्द यूज़ किया गया है पुस्तक में। उसके बाद जब वो खिड़की के पास जाते हैं तो उसको ठूंठ नजर आता है, ये याद रखना। दूसरी बार उन्होंने क्या देखा? ठूंठ। प्रश्न 5, पेड़ का ठूंठ, यानी पेड़ का जो ठूंठ है किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पुस्तक पढ़ते हैं गहराई से, तो जड़ता का भी इसको प्रतीक माना है, निर्जीवता का भी प्रतीक माना है, दृढ़ता का भी प्रतीक माना है और स्थिरता, चारों का प्रतीक माना है। फिर भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनको मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो द स्थिरता का प्रतीक माना गया है, ऐसे इसमें ज़्यादा जोर दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा जैसे। यानी सूखा वृक्ष देखा तो लेखक को कैसे लगा? तो लेखक वहाँ पे अपना स्टेटमेंट देता है, वक्तव्य देता है कि पेड़ का कंकाल हो, यानी सूखा वृक्ष को पेड़ का कंकाल कहा है। ठीक है, तो द आ गया पेड़ का कंकाल। आगे बढ़ते हैं। इस इकाई में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उसको देखते हैं। पहला, मुकुल। मुकुल की रचिता। मुकुल एक रचना है, इसकी जो रचिता है उनका नाम है क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा है, मृदु शब्द का अर्थ। मृदु यानी होता है कोमल। मृदु यानी क्या होता है? कोमल। ठूंठ का तात्पर्य। ठूंठ का तात्पर्य यानी सूखा पेड़। जो पेड़ सूख जाता है वो ठूंठ कहलाता है, उनका बचा हुआ शेष हिस्सा। निर्झर में गति है। निर्झर में गति है, खाली स्थान है, आगे बढ़ता जाता है। तो निर्झर में गति है, यौवन है, यौवन। ठीक है, यहाँ पे यौवन आएगा। पांचवा, ज्ञानोदय के संपादक। ज्ञानोदय एक पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक का नाम है, क्या नाम है? कन्हैयालाल
मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न छठा, सा कविता के विधा। सा शब्द दे दिया है तो यहां पे होगा साध। साध जो कविता है इसके रचिता का नाम, रचना करने वाले का नाम है, क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे भी आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। कलापी के रचनाकार खालिस्तान जी है। सातवां, कलापी के रचनाकार खालिस्तान है तो यहाँ पे आएगा आरसी प्रसाद, आरसी प्रसाद सिंह। सातवां हो गया। आठवां में आ जाते हैं, जीवन और यौवन का कवि, जीवन और यौवन का कवि खालिस्तान को कहा जाता है। तो जीवन और यौवन का कवि आरसी प्रसाद को ही कहा जाता है, यही आएगा इसमें। ठीक है, आरसी प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक है 9, साध कविता में खालिस्तान जीवन की मधुर कल्पना की गई है। जो साध कविता है इसमें कौन सी जीवन की मधुर कल्पना की गई है? तो शांति प्रिय, शांति प्रिय जीवन की कल्पना की गई है। 10वां है, एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ में मनुष्य के स्वभाव की तुलना खालिस्तान से की गई है। तो किससे की गई है? बांझ का पेड़, बांझ या बांस भी बोलते हैं, बांझ का पेड़ और ठूंठ दोनों से की गई, ठूंठ। ठीक है। 11वां, मनुष्य के विचार लचीले और खालिस्तान होने चाहिए। मनुष्य के विचार लचीले और परिस्थितियों के साथ समन्वय साधने वाले होना चाहिए। परिस्थितियों के साथ, परिस्थितियों के साथ समन्वय साधने वाले होने चाहिए। परिस्थितियों के साथ समन्वय साधने वाले होने चाहिए। 12वां प्रश्न है हमारे पास, क्या पूछा है? साध कविता में जीवन को जड़ता से खालिस्तान की ओर उन्मुख करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये साध कविता नहीं है, ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है? ये है आपका साध के बजाय जीवन का झरना आएगा, जीवन का झरना। जीवन का झरना पाठ में जीवन को जड़ता से खालिस्तान की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा किया गया है। ये आपका पृष्ठ क्रमांक में अगर आप देखना चाहें तो 116 पृष्ठ, जो इकाई का नाम दिया जीवन दर्शन, वहीं पे थोड़ा इनका डील दिया है, वहीं पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 12वां में क्या आएगा? जीवन को जड़ता से जीवंतता की ओर उन्मुख करने के लिए प्रेरित किया गया है। 13वां है, जीवन रूपी झरने के लिए, जीवन रूपी झरने के लिए खालिस्तान व खालिस्तान दो किनारे हैं, सुख व दुख, सुख व दुख दो किनारे हैं, सुख व दुख दो किनारे हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, ठूंठ खालिस्तान विधा से संबंधित पाठ है, यानी ठूंठ वाला जो पाठ है वो किस विधा से संबंधित पाठ है? तो ये है हमारा निबंध विधा। कौन सी विधा? निबंध विधा, यानी होता है प्रकार, और ये निबंध विधा से इसको लिया गया है। अब अपन आगे आ जाते हैं, उचित संबंध जोड़ों को देखते हैं। यहाँ पे कुल 5 है। निर्झर, निर्झर, तट तीर, कृतार्थ, अधिनायकता का प्रतीक, दूरदीन। आगे और बढ़ें तो आगे और है, तो इसमें हम मैच करते हुए देखेंगे तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। आगे हमारे पास क्या, ये 5 और है,
यौवन, फुंगल, समाधान, चरितार्थ, देहष्ठी। राइट। तो अपने को इधर आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, झरना। तो झरना, निर्झर यानी आएगा हमारे पास क्या, इसमें आएगा झरना। निर्झर यानी तो झरना होता है, इधर दिया होगा। उसके बाद आपके पास है क्या, तट, तटवीर। तटवीर यानी हो जाएगा, तट यानी किनारा, किनारा क्या आएगा, किनारा आएगा। कृतार्थ, कृतार्थ का मतलब होता है किसी पर उपकार करना, किसी पर उपकार करना, किसी पर उपकार करना। अधिनायकता में क्या आएगा, अधिनायकता के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो हिटलर और स्टालिन, हिटलर और स्टालिन के लिए शब्द प्रयोग किया है। दुर्दिन, दुर्दिन का अर्थ होता है, क्या होता है, बुरे दिन। दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये चीज़ इधर पीछे की तरफ मिला है, यहाँ पे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हिस्सा हमको दिखेंगे। चलिए देखते हैं। यौवन, यौवन का अर्थ होता है क्या, जवानी, जवानी, जवानी उधर हमको दिखा था। फुंगल, फुंगल यानी क्या होता है, फुंगल शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे मिलेगा मेरे ख्याल से, नहीं दिख रहा है, उधर है, फुनगी, फुनगी, फुनगी। समाधान, समाधान का अर्थ होता है हल, इसके सामने वाले भाग में था तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चरितार्थ का अर्थ क्या होता है, चरितार्थ अर्थात होता है घटित होना, घटित होना। उसके बाद है देहष्ठी, देहष्ठी का अर्थ होता है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। राइट। इस प्रकार से ये पूरा हमारे 1 अंकों वाले प्रश्न हो गए। यहाँ से 1 अंकों के बाद सीधे 4 अंकों के प्रश्न आएंगे, 3 वाले नहीं आएंगे, क्योंकि 1 अंकों वाले 3 प्रश्न और 4 अंकों वाले 1, 4 और 3 7 अंकों के आएंगे। अब इसके बाद हम सीधे देखते हैं इकाई नंबर कौन सा, इकाई नंबर 5 के 6 के बाद 7वां, वो भी थोड़ा सा ही सीधा हम इसी में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास इकाई नंबर 7, इस इकाई से कुल हमारे पास कितने प्रश्न आएंगे इनको भी देख लेते हैं। इस इकाई से 1 अंक वाले 1 प्रश्न, 3 अंक वाले 1 प्रश्न और 4 अंक वाले 1 प्रश्न, इस प्रकार कुल मिलाकर 8 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आएंगे। यहाँ पे हम 1 अंकों के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पहला है, मीराबाई का विवाह हुआ था, ये कई बार आ चुका है, तो सा भोजराज, भोजराज से इनका विवाह हुआ था, जो मेवाड़ का राजा राणा सांगा के क्या थे, युवराज थे, पुत्र थे। उसके बाद है प्रश्न 2, चंद चकोर, चंद चकोर शब्द में कौन सा अलंकार है, तो चंद्र में च वर्ण, चकोर में च वर्ण, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होता है तो वहाँ पे द अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमारे पास दिया है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। प्रेम मार्गी, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के 2 शाखा हुए, एक प्रेम मार्गी और दूसरा होता है ज्ञान मार्गी। यानी ज्ञान मार्गी वाले का काम था ज्ञान द्वारा ईश्वर को यानी भगवान को प्राप्त करना, और प्रेम मार्गी का वाले का काम था प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। ज्ञान मार्गी के अंतर कबीरदास और उनके चेले थे, जबकि प्रेम मार्गी के अंतर्गत अधिकांशतः मुसलमान कवि थे, मलिक मोहम्मद जैसी। तो प्रेम मार्गी में आ जाएगा शाह मलिक मोहम्मद जैसी। इसको प्रश्न बनाना था, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि बोलो या कवि बोलो तो कबीरदास आना चाहिए था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन प्रेम मार्गी यानी मलिक मोहम्मद जैसी से रिलेटेड इस पाठ में रचना ही नहीं है, नहीं 6 मान के चलिए। चौथा है तार सप्तक, तार सप्तक के संपादक थे, तार सप्तक के संपादक थे कौन, अज्ञे, अज्ञे जी थे तार सप्तक के
संपादक। पांचवा है कबीरदास जी के गुरु का नाम था, ये प्रश्न भी ठीक है। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, तो हमारे पास आएगा द रामानंद। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य कबीरदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान में आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, श्री कृष्ण के गले में खाली स्थान फूलों की माला सुशोभित हो रही है, तो यहाँ पे बैजंती माला, बैजंती की माला उनके गले में सुशोभित हो रही है। मीरा को खाली स्थान नाम की अनमोल पूंजी मिली है, तो मीरा को राम नाम की अनमोल पूंजी मिली थी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का खाली स्थान काल कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है स्वर्ण काल। ये भक्ति वाला यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड तो देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ से 2 और 3 नंबर के प्रश्न आते, तो 1 अंक वाले यहाँ पे देना ही नहीं था, इनका जिक्र करना ही नहीं था। फिर भी देख लेते हैं। चंद्रबरदाई खाली स्थान राजा के मित्र थे, तो चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसमें राजा का नाम है पृथ्वीराज चौहान रहे, ठीक है। मतीराम खाली स्थान काल के कवि थे, तो मतीराम जो है रीति काल के कवि थे। रीति काल 3 कालों में से 4 काल है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो ये रीति काल के कवि थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उचित संबंध जोड़ो देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे नहीं देना था, क्योंकि ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, जबकि हमारे पास इससे 2 अंक वाले और 3 अंक वाले ही प्रश्न आते हैं, तो कोई मतलब नहीं था। तो फिर भी देख लेते हैं। रामचरितमानस के रचयिता, रामचरितमानस का संबंध किससे? तो यहाँ पे देखेंगे क्या, अवधी भाषा, ये पहला में अवधी आएगा। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है बिसल देव रासो, मान लीजिए हम इसको नहीं जानते, थोड़ा रोक दो। ये मीराबाई वाले को जानते हैं। मीराबाई की रचना का नाम क्या है? गीत गोविंद, ये हमारे आ जाएगा चौथा में, ठीक है। उसके बाद केशवदास जी की जो रचना है उसका नाम है रामचंद्रिका, ये हमारे तीसरा में, बच गया 2। बिसल देव वाले में आ जाएगा नरपति नहाल, ये हमारे दूसरा में आ गया। लास्ट बचा मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध जो है कौन से काल के कवि है? तो ये आधुनिक काल के कवि है, ये 5वां में आ गया। इस प्रकार से पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी संक्षिप्त में दिया गया था, ठीक है। अभी 4 अंकों के आएंगे, तो अच्छा किया यहाँ पे 3 अंकों के प्रश्नों को छोड़ दिए, डायरेक्ट 4 अंकों के जो काव्यांश है, काव्यांश को पढ़कर उनका भावार्थ लिखे आया है, इसको आप देख लेना, बेनिफिट आपको मिल जाए। आपको भावार्थ लिखना है यानी व्याख्या करना है या अर्थ लिखना है, मान के चलिए ये दी गई है, इनको आप गहराई से देख लेना। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड आगे दिया जाएगा इकाई नंबर कौन सा 8, इसको हम आगे जाके देखेंगे, अलग से बना देंगे। इसमें 2 अंक वाले 1 और 3 अंक वाले 1 प्रश्न आते हैं। 3 अंकों में जनरली ये पूछ दिया जाता है कि कोई भी काल का क्या लिखो, कोई भी काल का पूछा जाता है विशेषताएं, चाहे वीरगाथा काल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो। इसके बाद भक्ति काल के जो 4 पार्ट हैं उनमें से किसी को भी दे देता है और लिखो। तो आप याद रख लेना, अगर इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखोगे तो पहला कोई भी काल की विशेषता पूछे, विशेषता 3 नंबर में हमेशा आता है, हमेशा आता है मतलब आता है। तो इसमें लिखोगे पहला प्रकृति चित्रण, यूनिक है, किसी में भी आए आंख मूंद के लिख देना। दूसरा है नारी सौंदर्य चित्रण, नारी सौंदर्य चित्रण, ठीक है। तीसरा लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, एक तो हो गया प्रकृति चित्रण, दूसरा नारी सौंदर्य चित्रण। तीसरा अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रकृति एवं, दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, ऐसे करके, ठीक है, तो भी चलेगा। ये तो 2 एकदम कंपलसरी है। पहला हो गया प्रकृति चित्रण, दूसरा नारी सौंदर्य चित्रण, तीसरा लिख सकते हैं सौंदर्य चित्रण, कोई भी सौंदर्य का इसमें चित्रण किया गया है,
ठीक है, ये तीनों यूनिक है। कोई भी आए, वीरगाथा काल की विशेषता पूछे, रीतिकाल के, भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, कुछ भी पूछे ये तीनों को लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, किसी का भी आ जाए, विशेषता पूछे हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड, तो ये आप लिख देना, कम से कम आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। जबकि 2 अंकों के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? कोई भी काल के कवि या लेखक का नाम और उसकी एक एक रचना लिखो। तो उसके लिए तो डिटेल में जाना पड़ेगा। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।